का अपने चैनल जीवी क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। पहले हम पढ़ चुके हैं भाई पृथ्वी का सामान्य परिचय है और उसमें हमने अक्षांश और देशांतर पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल। तो चलो देखते हैं सौरमंडल होता क्या है। पहले तो ये देखते हैं भाई सौरमंडल होता क्या है, यानी सौरमंडल क्या है। ठीक है, तो सौरमंडल आप सभी जानते हो, ब्रह्मांड में जितने भी यानी आकाश गंगा में बोल सकते हैं हम, सूर्य है, तारे हैं या अन्य सभी ग्रह, अन्य सभी ग्रहों को मिलाकर क्या कहते हैं, इस पूरे को मिलाकर मंडल अर्थात एक मंडल बन जाता है। तो उस पूरे सभी ग्रहों, ठीक है, जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं, सूर्य है, तारा है, चंद्रमा है, इन सभी को मिलाकर क्या बना जाता है आपका सौरमंडल। क्या बनता है? सौरमंडल। यानी सूर्य, तारे या अन्य सभी ग्रह जो चमकते हैं या सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, तारों का तो खुद का प्रकाश होता है, लेकिन अन्य जो ग्रह जिनके खुद का प्रकाश नहीं है, इन सभी चीजों को हम किस में रखते हैं? हमारी सौरमंडल के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो बात करें भी ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं कितनी है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड में अगर आकाश गंगाओं की बात करें तो ब्रह्मांड में टोटल आकाश गंगा है 10⁻11। कितनी आकाश गंगा है? 10⁻11। यानी इसी आकाश गंगा में आपके तारे होते हैं। क्या होते हैं? तारे। तो आकाश गंगा में तारे फिर कितने? तारों की अगर बात करें 10⁻11 इंटू 10⁻11 अर्थात कितने तारे हुए? 10⁻22 टोटल तारे हैं। कितने तारे हैं? ठीक है, अब बात करें भाई पूरे ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगा, यानी कितनी आकाश गंगाएं हैं भारत ब्रह्मांड के अंदर? तो आकाश गंगाएं आपकी 10⁻11 क्या है? 11। ठीक है, टोटल हो गए आपके 10⁻22 तारे। तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी है? सबसे बड़ी आकाश गंगा, सबसे बड़ी अगर आकाश गंगा की बात करें तो वो आपकी लाइमन अल्फा ब्लोस। सबसे बड़ी आकाश गंगा कौन सी आपकी? लाइमन अल्फा ब्लोस। लाइमन अल्फा ब्लोस कौन सी आकाश गंगा आपकी? लाइमन अल्फा ब्लोस आपकी सबसे बड़ी आकाश गंगा है। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक की आकाश गंगा, यानी हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक की आकाश गंगा, हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक की आकाश गंगा, सबसे नजदीकी आकाश गंगा, आकाश गंगा की बात करें तो वो है आपकी एंड्रोमीडा। कौन सी है? एंड्रोमीडा। ये हमारे सौरमंडल की सबसे नजदीकी क्या है? आकाश गंगा है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि ब्रह्मांड में हमारे सबसे नजदीकी आकाश गंगा कौन सी है? तो कौन सी आपकी? एंड्रोमीडा। कौन सी है? एंड्रोमीडा। तो अब हम बात करें जो हमारा सौरमंडल है वो किस आकाश गंगा में स्थित है, यानी हमारे सौरमंडल की बात करें तो वह आपका मंदाकिनी आकाश गंगा में। किस आकाश गंगा में है? मंदाकिनी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी आकाश गंगा है कौन सी है? मंदाकिनी। इस मंदाकिनी आकाश गंगा की बात करें तो इसका आकार है सर्पिलाकार। कैसा आकार है इसका? सर्पिलाकार। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी, कैसा आकार है इसका? सर्पिलाकार। हमारी आकाश गंगा कौन सी है? तो मंदाकिनी, जिसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। ठीक है, कौन सा आकार है इसका? सर्पिलाकार। और हमारी आकाश गंगा का यानी मंदाकिनी का सबसे चमकीला भाग कौन सा है? यानी मंदाकिनी की सबसे अगर हम चमकीले भाग की बात करें तो मंदाकिनी का सबसे चमकीला भाग, यानी हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला भाग कौन सा है? चमकीले भाग की अगर हम बात करें तो चमकीला भाग है हमारा कौन सा? चमकीला भाग, यानी हमारी मंदाकिनी के आकार कैसा? सर्पिलाकार। और इसका जो चमकीला भाग है वो है आपका ओरियन नेबुला। कैसा है? ओरियन नेबुला सबसे चमकीला भाग है हमारी आकाश गंगा का। कैसा भाग है? ओरियन नेबुला सबसे चमकीला भाग है हमारी आकाश गंगा का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा चमकीला भाग। इसी के साथ अगर हम देखें तो सबसे चमकीला तारा, यानी मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो चमकीले तारे की अगर बात करें, चमकीला तारा, तो वो चमकीला तारा है आपका डॉग स्टार। कैसा है? डॉग स्टार। कैसा है वो तारा? सबसे चमकीला तारा है। कैसा तारा है? डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा है, याद रखना है आपको। कैसा तारा है? सबसे चमकीला तारा है।
यानी मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा जिसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार, और जिसका चमकीला भाग क्या कहलाता है, किस नाम से जानते हैं, ओरियन नेबुला के नाम से, और जिसका सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आपका डॉग स्टार है। कैसा है, डॉग स्टार है, ठीक है। और सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक की अगर तारे की बात करें, सूर्य के सबसे नजदीक की तारा, चमकीला तारा डॉग स्टार, और सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के नजदीक नजदीक तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कैसा हो जाएगा, तो सबसे नजदीक तारा हो जाएगा आपका कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कैसा हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये कैसा तारा है, सूर्य के सबसे नजदीक की तारा है। कैसा तारा है, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा है, जिसका क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। और एक होता है आपका ध्रुव तारा। कौन सा होता है, ध्रुव तारा। यानी ध्रुव तारे की अगर हम बात करें, ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा है हमारी रात में दिशाओं का ज्ञान करवाता है। क्या करवाता है, रात में दिशाओं का ज्ञान, रात में दिशाओं का ज्ञान कराता है, दिशाओं का ज्ञान करवाता है। रात में दिशाओं का ज्ञान कौन करवाता है, आपके ध्रुव तारे का काम है, जो रात में क्या करवाता है, दिशाओं का ज्ञान करवाता है। अब हम थोड़े कुछ विद्वानों के बारे में पढ़ लेते हैं, जिन्होंने सौरमंडल के बारे में क्या कहा भाई, पहले पृथ्वी कैसी थी, ठीक है। क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, या पृथ्वी के सूर्य चारों ओर चक्कर लगाते थे। कुछ ऐसे विद्वान है जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो सर्वप्रथम आया था एक व्यक्ति है जिसका नाम है कोलिडेस टोलमी। बात करते हैं थोड़े से विद्वानों के तथ्य की। एक व्यक्ति आया था जिसका नाम है कोलिडेस टोलमी। क्या नाम है, कोलिडियस टोलमी, कोलोडियस टोलमी, सीधा नाम टोलमी भी याद रखिए आप, ठीक है। इसने एक संकल्पना दी थी। क्या दी थी, संकल्पना, जिसका नाम है पृथ्वी केंद्रित संकल्पना। क्या नाम है, पृथ्वी केंद्रित संकल्पना, पृथ्वी केंद्रित संकल्पना, पृथ्वी केंद्रित संकल्पना। आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी केंद्रित संकल्पना किसने दी थी, तो कोलिडियस टोलमी ने दी थी। ये दी थी आपके 140 ईस्वी में। कब दी थी, 140 ईस्वी के अंदर। इसमें क्या कहा था इसने कहा था कि पृथ्वी है ना मध्यमी है। कैसी है पृथ्वी, पृथ्वी है जो मध्यमी है, और इसके चारों ओर सूर्य और अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यानी सूर्य व अन्य ग्रह इसके क्या है, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य और अन्य ग्रह इसके चारों ओर क्या है, चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी क्या है, मध्य में है, बाकी इनके चारों ओर कौन लगा रहे हैं, सूर्य और अन्य जो ग्रह हैं वो चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। यानी इसने पृथ्वी को क्या बताया, केंद्र में बताया था। क्या बताया था, केंद्र में। पृथ्वी केंद्रीय संकल्पना किसने दी, तो कोलिडियस टोलमी ने दी थी। कब दी थी, 140 ईस्वी में। क्या बताया था कि पृथ्वी एकदम मध्य में है और इसके चारों ओर सूर्य और अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। यानी अब देख लो, ये पृथ्वी बिचारी हो सकता है कि एक सुंदर नारी थी। कैसी नारी थी, सुंदर नारी थी, और इसके चारों ओर ये बेचारे लाले हैं जो क्या लगा रहे हैं, ये सभी ग्रह क्या मानते हैं, लाले हैं। इस लाली के चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ भी कारण हो सकता है, इसने बताया था वो क्या हो सकता है मामला भाई। हो सकता है सुंदर थी, अच्छी पद्मिनी रह सकती है, जिसके चारों ओर बहुत सारे लोग क्या है, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। यानी इसके पीछे 36 फिर रहे हैं, ठीक है। आगे आया दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है आपके सूर्य केंद्रित संकल्पना। सूर्य केंद्रित संकल्पना दी थी आपके निकोलस कोपरनिकस ने। किसने दी थी, सूर्य केंद्रित। ये होगी पृथ्वी केंद्रित संकल्पना। उसके बाद आई सूर्य केंद्रित संकल्पना, सूर्य केंद्रित संकल्पना, सूर्य केंद्रित संकल्पना। इस संकल्पना की अगर हम बात करें तो ये संकल्पना दी गई थी आपके किसके द्वारा, तो वो दी गई थी निकोलस कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा, निकोलस कोपरनिकस या कोपरनिकस के द्वारा भी हम कह सकते थे। और ये दी थी आपकी 1543 ईस्वी में। कब दी थी, 1543 ईस्वी में। कब दी थी, 1543 ईस्वी में दी थी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोपरनिकस ने पृथ्वी केंद्रित संकल्पना का खंडन किया था। पृथ्वी केंद्रित संकल्पना का खंडन, संकल्पना का खंडन, या इसे क्या किया था, गलत साबित किया था। क्या किया था, गलत साबित किया था। किसने किया था, निकोलस कोपरनिकस ने। किस संकल्पना के द्वारा,
तो सूर्य केंद्रित संकल्पना के द्वारा, जिसे कब दिया गया 1543 ईस्वी के अंदर दिया गया था। किसके द्वारा? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। इसने क्या बताया था? इसने बताया कि सूर्य तो है मध्य के अंदर, सूर्य क्या है? मध्य के अंदर। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। यानी इसने जाकर कुछ बात है वो सही कही थी। यानी सूर्य तो क्या है? मध्य के अंदर है, और अन्य जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर क्या है? चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। यानी पृथ्वी की वो भी क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर है लगा रही है। यानी इसलिए इसे कहा था आपके सूर्य केंद्रित संकल्पना। क्या कहा था भाई? सूर्य केंद्रित संकल्पना किसने दी थी? तो आपके 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने। और सर्वप्रथम पृथ्वी केंद्रित संकल्पना का किसने क्या किया था? इसने खंडन किया था, या इसको गलत साबित किया था। ठीक है। उसके बाद आया आपके गैलीलियो, एक नया व्यक्ति है जिसका नाम है गैलीलियो। क्या नाम है? गैलीलियो। गैलीलियो थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। गैलीलियो, गैलीलियो आया था आपके, अगर हम बात करें तो 1609 ईस्वी में। कब आया था? 1609 ईस्वी में। याद रखना है, सन इंपॉर्टेंट है। कब आया था? 1609 ईस्वी में आया था। इसने सर्वप्रथम टेलीस्कोप की सहायता से सौरमंडल का अध्ययन किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछा जा सकता है, सर्वप्रथम टेलीस्कोप की सहायता से सौरमंडल का किसने अध्ययन किया? तो आपके गैलीलियो ने। सर्वप्रथम टेलीस्कोप की सहायता से, टेलीस्कोप की सहायता से सौरमंडल का अध्ययन, सहायता से सौरमंडल का अध्ययन, सौरमंडल का क्या किया था? इसने अध्ययन किया था। किसकी सहायता से? सर्वप्रथम टेलीस्कोप की सहायता से। किसकी सहायता से? टेलीस्कोप की सहायता से। इसने बताया था कि सूर्य इस प्रकार है आपका, और सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह आपका बुध है। बुध के बाद इसने बताया कि शुक्र है। ठीक है। शुक्र के बाद इसने बताया था कि तीसरे नंबर पर कौन है? पृथ्वी है। उसके बाद इसने बताया कि मंगल है। कौन है? मंगल है। कौन है? मंगल है। यानी सूर्य है, बुध, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल है, बृहस्पति, शनि, ये सभी इस प्रकार इसने बताए थे। बृहस्पति और शनि इसने बताए थे। और इसने यह बताया था ये चारों ओर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं? ये चक्कर लगा रहे हैं। ये बात इसने बताई थी। ये जाकर कुछ क्या है? सत्य साबित हुई थी। ठीक है। उसके बाद आया आपका विलियम हर्शेल। कौन आया? विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल की बात कर लेते हैं थोड़ी। विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल की बात करें तो ये आया था आपके 1805 ईस्वी में। कब आया था? 1805 ईस्वी में। कब आया था? 1805 ईस्वी में आया था। इसने बताया था कि हमारा सौरमंडल है वो एक गैलेक्सी का छोटा सा भाग है। बस इतना ही बात की थी कि हमारा जो सौरमंडल है क्या है? सौरमंडल है वो गैलेक्सी का छोटा सा भाग है। कैसा भाग है? छोटा सा भाग है। क्या है? सौरमंडल है जो गैलेक्सी का एक छोटा सा भाग है। और विलियम हर्शेल ने आपके 1805 में अरुण ग्रह की खोज की। किस ग्रह की खोज की? अरुण ग्रह की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अरुण ग्रह की खोज किसने की? तो किसने की? आपके विलियम हर्शेल ने। कब पूछे? तो 1805 के अंदर आपके किसकी खोज की थी? अरुण ग्रह की खोज। तो अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की है। तो वरुण ग्रह की खोज की आपके जॉन गेले ने। किसने की है वरुण ग्रह की खोज? जॉन गेले। याद रखना है किसने की है? जॉन गेले। गेले जन गेला है जन के करे नया नया ग्रह की के करता खोज करता के करता खोज। ये हो गया हमारा सामान्य परिचय सौरमंडल के बारे में, कुछ विद्वानों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया। तो कल मैं बात करूंगा सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में, सूर्य की आंतरिक संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा चलो बात कर ही लेते हैं सूर्य की, अभी समय नहीं हुआ है तो देख लेते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य, तो सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य पहली बात है कि हमारा सौरमंडल का क्या है? जनक है। सौरमंडल का कौन है? बापूजी है। सौरमंडल के जनक कौन है? सूर्य। सौरमंडल का जनक कौन है भाई? सूर्य। कौन है? सूर्य। और सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? तो वो है आपके कितने? सूर्य पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर पूछा जा सकता है। यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग तो 15 करोड़ किलोमीटर क्या है? दूरी है। और सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी, सूर्य व
पृथ्वी के मध्य की दूरी, पृथ्वी के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी आपकी खगोलीय इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई पूछा जा सकता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, तो खगोलीय इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी खगोलीय इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई। तो सूर्य के, ठीक है, खगोलीय इकाई होगी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है, यानी प्रकाश की गति है वो कितनी है, सूर्य के प्रकाश की गति। तो सूर्य के प्रकाश की गति की अगर आप बात करा तो 3 × 10⁸ सेकंड पर कितनी है? मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी इतना मीटर चल जाओ एक सेकंड के अंदर। 3 × 10⁸ मीटर एक सेकंड के अंदर कितनी चलती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के अंदर ये चलती है। ठीक रखना, कितनी चलती है, ठीक है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलती है। ठीक है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछा जा सकता है। तो वो आपके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, संलयन की प्रक्रिया, ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है? आपके सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है, यानी किससे ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वो आपके नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आपके दो हाइड्रोजन के अणु, क्या होते हैं? दो हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़कर क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन, जिसे हीलियम और हीलियम के साथ क्या बनती है? आपकी ऊर्जा। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो आप यहाँ देख सकते हो कैसे होती है, यानी दो तो जुड़ेंगे आपके हाइड्रोजन के अणु, यानी 1H2 + 1H2, दो क्या जुड़ेंगे? हाइड्रोजन के अणु। और हाइड्रोजन के दो अणु जुड़ने पर बनेंगे 2 हीलियम, क्या बनेंगे? 2 हीलियम 4 प्लस ऊर्जा। ये हो गई आपकी किसकी अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन, यानी यही आपके क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य पर हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात पूछ सकते हैं फिर आपसे, यानी दो प्रकार के, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कितने प्रकार के? एक तो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन व हीलियम, यानी दो हाइड्रोजन के अणु मिलने पर हीलियम और प्लस में क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है, यानी सूर्य के ऊपर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन अनुपात में क्या पूछा जा सकता है? हीलियम। तो हाइड्रोजन सर्वाधिक और हीलियम कितनी है? 1%, यानी 3:1। किसका अनुपात है ये? हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात है। यानी हाइड्रोजन की अगर बात करें तो 71% क्या मिलेगी आपको? हाइड्रोजन मिलेगी, और 26.5% क्या मिलेगी आपको? हीलियम मिलेगी। कितना हो गया टोटल? और बाकी बच गया लगभग हमारे 2.5%। कितना बच गया? 2.5% अन्य गैसें आपको सूर्य के ऊपर मिलती है। सर्वाधिक कौन सी है? तो हाइड्रोजन, और इससे कम कौन सी है? हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के जुड़ने से जो हमारे सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है वो होता है। अब सूर्य का एक चमकीला भाग है जो हमें दिखाई देता है, उसे कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य का चमकीला भाग, सूर्य का चमकीला भाग, चमकीला भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। ध्यान रखना है, क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, सूर्य के चमकीला भाग। यह भी पूछा जा सकता है कि सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो पृथ्वी पर लगभग कहते हैं कि 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेता है। कितना समय लेता है? 8 मिनट और 18 सेकंड। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। ठीक है, कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में कितने समय पर पहुंचता है? 8 मिनट 18 सेकंड में कहते हैं कि लगभग पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये क्या देख लिया हमने कि सूर्य का जो चमकीला भाग है वो क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। अब थोड़ी सी सूर्य की आंतरिक संरचना की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? सूर्य की थोड़ी सी आंतरिक संरचना की बात कर लेते हैं। तो आंतरिक संरचना में अगर बात करें तो आपको सभी को पता है कि इसके अंदर का जो भाग है वो कहलाता है क्रोड। क्या कहलाता है? क्रोड। और बाहरी जो भाग है, बाहर का जो भाग है या प्रकाश जो ज्वालाएं निकलती है, क्या निकलती है? ज्वालाएं, उसको कहते हैं आपके कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना। कोरोना क्या कहते हैं? कोरोना। बीच का भाग क्या कहलाया? आपके क्रोड। और जो बाहर सौर ज्वालाएं निकलती है उन्हें मैंने क्या कह दिया? उस भाग को क्रोड कह दिया। ठीक है, ये सौर ज्वालाएं इस प्रकार निकलती रहती है, इस प्रकार।
और सौर ज्वालाओं का जो तापमान होता है वो होता है आपकी 6000 सेंटीग्रेड। कितना होता है? 6000 सेंटीग्रेड। सौर ज्वालाओं का तापमान कितना होता है? 6000 सेंटीग्रेड। क्या कहलाता है? 6000। प्रकाश मंडल पूछा जा सकता है। प्रकाश मंडल के दो भाग है, मैंने अभी आपको बताई। एक क्रोड हो गया और एक दूसरा क्या हो गया? कोरोना हो गया। कैसा हो गया? कोरोना। ठीक है ना, याद रखने वाली बात है। प्रकाश मंडल के दो भाग है, एक करोड है और एक क्या है आपका? कोरोना है। ठीक है ना। अब करोड के अंदर बात करें तो कुछ समय के अंदर प्रकाश ज्वालाएं निकलती रहती है, फिर अचानक से क्या होता है कि बीच में एक यहां पर मान लो सौर ज्वालाएं ऊपर उठी, ऊपर उठने पर यहाँ का तापमान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तापमान कम, यानी कहते हैं कि यहाँ का तापमान हो जाता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर एक काला धब्बा सा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला धब्बा सा दिखाई देते हैं, जिसे कहते हैं सौर कलंक। क्या कहते हैं? सौर कलंक। क्या कहते हैं? सौर कलंक। आपसे ये नहीं पूछेंगे सौर कलंक क्या है, लेकिन ये पूछा जा सकता है सौर कलंक का तापमान कितना होता है, तो वो होता है 1500 सेंटीग्रेड। कितना होता है सौर कलंक का तापमान? 1500 सेंटीग्रेड होता है। फिर वापिस सौर ज्वालाएं आती है, यानी फिर वापिस क्या आएंगी? सौर ज्वालाएं। सौर ज्वाला। ठीक है। फिर वापिस यही कंडीशन होती है कि ऊपर उठती है, 1500 सेंटीग्रेड तापमान होता है, फिर सौर कलंक बनता है। यानी सौर ज्वालाएं इधर आई, सौर ज्वालाएं सौर कलंक बनने में 11 वर्ष, और सौर कलंक से सौर ज्वाला बनने में 11 वर्ष। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो सौर चक्कर होता है, क्या होता है? सौर चक्कर वो टोटल कितने वर्ष का होता है? तो 22 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 22 वर्ष का होता है। सौर कलंक का तापमान आपसे पूछ ले तो कितना बताओगे? सौर कलंक का तापमान 1500 सेंटीग्रेड होता है। कितना सेंटीग्रेड होता है? 1500 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। ये हुआ सूर्य आपके कितना होता है? 1500 सेंटीग्रेड। ये हो गया हमारा सूर्य है। बाकी हम बात करेंगे कल। धन्यवाद।